तुम्हारा इरादा जिस दिन उस अभ्यंग को पता चला तो जानने लगा वे तुम्हारी अपनी बहन से हद से ज्यादा प्यार करता है वे। एक आंसू बर्दाश्त नहीं होते उसे उसकी आंखों में। मैं भले ही उससे कितनी भी नफरत कर लूं, पर उसका जो अंशिका के लिए प्यार है उस पर मैं भी शक नहीं कर सकती। यहाँ तो तुम उसकी बहन के साथ साथ उसकी बीवी को टारगेट कर रहे हो। लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है तुम्हारी। इतना कहकर लतिका जी कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद दक्ष ने एक गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, ओ पूर्णिमा, क्या चीज हो तुम। जिस दिन से देखा है बेचैनी हर रोज बढ़ती जा रही है। इधर पूर्णिमा अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी और उसके फोन पर किसी का कॉल बार बार आ रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और अपने काम पर लग गई। शाम को अभयंक ऑफिस से निकला और पूर्णिमा को उसके ऑफिस से पिक करने चला गया। उसे ऑफिस से लेने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूर्णिमा ने रास्ता देखा तो उसने कहा, ये तो घर का रास्ता नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं क्या? हाँ, अभ्यंक ने बस इतना ही जवाब दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? पूर्णिमा ने पूछा। पहले शॉपिंग, उसके बाद डिनर, अभ्यंक ने ड्राइव करते हुए कहा तो पूर्णिमा मुस्कुरा दी। दोनों वहां से सीधे शॉपिंग मॉल गए। वहां पर अभ्यंक पूर्णिमा को सबसे पहले वुमेन सेक्शन में लेकर गया और उसके लिए अपनी पसंद की कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस लिए। फिर पूर्णिमा के कहने पर दोनों मेन सेक्शन में गए, जहाँ से पूर्णिमा ने अभ्यंक के लिए कुछ फॉर्मल कपड़े पसंद किए, क्योंकि वह ज़्यादातर फॉर्मल कपड़े ही पहनता है। उसके बाद दोनों ने मिलकर कुछ शॉपिंग बच्चों के लिए किए और कुछ घर वालों के लिए किए। उसके बाद वहाँ से निकलकर दोनों ने वहीं के फूड कोर्ट में डिनर किया, फिर घर आ गए। हालांकि उसके बाद भी अभ्यंक की इच्छा थी कहीं जाने की, पर पूर्णिमा बहुत ही थक चुकी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और घर आ गए। उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो गई थी और दोनों बाहर ही खाना खाने वाले थे, तो किसी ने उनका इंतजार नहीं किया। वे दोनों आए तो घर के सभी लोग सो चुके थे। अभ्यंक और पूर्णिमा सीधा अपने कमरे में आए। उन्होंने शॉपिंग का सारा सामान एक और सोफे पर डाला और अभ्यंक तो चेंज करने चला गया, पर पूर्णिमा बिस्तर पर धम से गिर गई और थोड़ी ही देर में वह गहरी गहरी नींद में सो गई। अभ्यंक बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा पूर्णिमा तो सो चुकी है। उसे इस तरह सोता देख उसे हंसी आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा टॉवेल एक और रखा। फिर उसने पूर्णिमा को जाकर ठीक किया और सही से सुलाया। फिर ज्यादा कुछ ना करते हुए वह भी बिस्तर पर आकर अपनी साइड पर लेट गया। लेकिन फिर कुछ सोचकर वह हल्के से उठा और खिसकते हुए पूर्णिमा के करीब आ गया और उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में सो गया। दोनों बेखबर होकर सो रहे थे, लेकिन कोई था जिसकी परछाई अभी भी उनके कमरे के दरवाजे पर थी। कुछ देर वे परछाई यूं ही स्थिर रही, उसके बाद वह परछाई भी गायब हो गई। इधर कशिश के बिहेवियर से आधार परेशान हो चुका था। आज फिर से कशिश उसे बिना बताए ऑफिस से जा चुकी थी। आज तक पूर्णिमा भी वहां नहीं थी और ना ही अक्ष। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगा। उसने उसे कई बार कॉल भी लगाया, पर उसने आधार का कॉल भी रिसीव नहीं किया। गुस्से से उसने केबिन का गेट खोलकर बंद किया और बाहर निकलकर वहां से सीधे घर आ गया। यूं ही कुछ दिन बीत गए। आधार का फैशन शो भी फिर से पोस्टपोन होकर अगले महीने के लिए शिफ्ट हो चुका था और इस कारण आधार की झलझलाहट और बढ़ गई। हालांकि उसकी झलझलाहट का कारण सिर्फ फैशन शो का बार बार समय आगे बढ़ना ही नहीं था, बल्कि कशिश की इग्नोरेंस भी उसकी खास वजह थी। पूर्णिमा कुछ दिनों से परेशान रह रही थी। घर से वह ऑफिस जल्दी जाती और फिर घर भी देर से आती। अभ्यंग से उसकी बात ना के बराबर होती, पर जितनी होती उतनी बातें वह अच्छे से करती। इसके व्यवहार में बदलाव अभ्यंक ने अच्छे से नोटिस किया और इसे यकीन हो गया कि उसके बिहेवियर में जो बदलाव आया है उसकी वजह वे फ़ोन कॉल है। एक दिन शाम को लगभग 5 बजे अभ्यंक की गाड़ी पूर्णिमा के ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। अभ्यंक ने कॉल लगाकर पूर्णिमा से कहा, बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आइए। लेकिन इस वक्त? पूर्णिमा ने सवाल किया। कोई सवाल नहीं, 5 मिनट है आपके पास, कहकर अभ्यंक ने कॉल कट कर दिया। लगभग 7 मिनट बाद पूर्णिमा बाहर आई और आकर पैसेंजर सीट पर अभ्यंक के पास बैठ गई। बैठते ही उसने सवाल किया, क्या बात है, आपने इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है और कोई सवाल नहीं, चुपचाप बैठे रहिए, अभ्यंक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। उसकी बात मानते हुए पूर्णिमा ने भी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद पूर्णिमा का फोन फिर से बजने लगा, जिसे देखकर पूर्णिमा परेशान हो उठी। अभ्यंक ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके हाथ से फोन लेकर
उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और फ़ोन को पीछे की सीट पर फेंक दिया। ये क्या किया आपने? पूर्णिमा ने हैरानी से पूछा। वहीं जो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जब देखो तब आपका ये फ़ोन हमारे बीच आ जाता है। अब ये बंद ही रहेगा जब तक आप मेरे साथ रहेंगी। अभयंक ने पूरे रौब से आदेश देते हुए कहा। सारी जिंदगी? पूर्णिमा ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अभयंक का ध्यान ड्राइविंग पर था, इसलिए इस बार पूर्णिमा की बातों पर उसका ज्यादा ध्यान नहीं गया। मतलब ये कि मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक आप मेरा फोन बंद रखेंगे? पूर्णिमा ने इस बार भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। मेरा बस चले तो मैं यहीं रहूं। अभयंक ने भी मुस्कुराते हुए कहा। लगभग आधे घंटे बाद अभयंक की कार एक बहुत ही खूबसूरत हरियाली भरी जगह पर आकर रुक गई। अभयंक ने कार पार्क किया और कार से बाहर आया। पूर्णिमा भी दूसरी ओर से निकलकर बाहर आ गई। वहां की खूबसूरती देखकर वह बस देखती रह गई। अभयंक ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो उसने भी मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वह अभयंक के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वहां की खूबसूरती उसका मन मोह रही थी। सूर्य अस्त हो रहा था और शाम गहराने लगी। ऐसे समय में प्रकृति और भी लुभावनी लगती है। प्रकृति मनमोहक छटा के बीच खामोशी ठंडी हवाएं और फिर मनमीत का संग। फिर तो जीवन में और क्या ही चाहिए। चलते चलते दोनों एक लेक के पास आए, जिसके किनारे एक बेंच लगा था और जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे और फेरी लाइट्स जगमगा रही थी। अभयंक उसे अपने साथ वहीं बेंच पर लेकर बैठ गया। पूर्णिमा ने चारों ओर देखते हुए कहा, कितनी सुंदर जगह है ये और कितनी शांति है। आपको पसंद आई ये जगह? अभयंक ने उसे देखते हुए पूछा, जो भी वहां के नज़ारे अपनी आंखों में समा रही थी। हाँ, बहुत 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 पसंद आई। पूर्णिमा ने खुश होते हुए कहा। आप मीडिया में हैं और यहाँ कभी नहीं आई? अभयंक ने पूछा। नहीं, मीडिया में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सारी जगह पता होगी। हाँ, ये भी है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। पूर्णिमा ने मुंह बनाते हुए कहा। ये जगह इतनी खूबसूरत है पर हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। वे इसलिए मैडम क्योंकि इस जगह को मैंने बुक किया है, सिर्फ हमारे लिए। रियली? पूर्णिमा ने हैरानी से पूछा। आपको कोई शक? बिल्कुल नहीं। शक और आप पर? पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मुझ पर शक नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। आपके लिए तो बस ऐसे ही नहीं हो सकता। बताइए, मुझे जानना है कि ऐसा क्यों है। आपका नेचर, आप ऐसे हैं ही नहीं कि कोई आप पर शक कर सके। तो कैसा हूं मैं? और वे मैं क्यों बताऊं? पूर्णिमा ने शरारत से कहा। क्योंकि मुझे जाना है, पर मुझे नहीं बताना। पर मुझे सुनना है कि मैं कैसा हूं और आपसे ही सुनना है। इस बार अभयंक की आवाज में एक गहराई थी, जिसे महसूस कर पूर्णिमा ने उसकी ओर देखा। अभयंक अपनी नजरों से उसे ही देख रहा था। पूर्णिमा हल्के से उसकी ओर घूमी और बोली, क्या बताऊं मैं? मन में आता है पर अपने मन की बात को कभी जताया नहीं। जताना ही नहीं आया तो कैसे बताऊं? कभी जताने की इच्छा भी हुई तो कोई था ही नहीं मेरे पास मुझे सुनने के लिए। तो आज मैं कैसे बताऊं? अपने मन को आजाद कीजिए, हर बंधन से, हर बोझ से स्वतंत्र कीजिए अपने मन को, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ खुद को आपके लफ्जों में। और आज मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। अभयंक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पूर्णिमा शांत हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। उसने अभयंक की ओर देखा और बोली, कहाँ से शुरुआत करूं? आपको जितना जाना है, जितना समझा है, तो यही कहूंगी कि आप बहुत ही अच्छे हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। सच्चे दिल और साफ मन के इंसान हैं आप। और आप पर शक करना भगवान पर शक करने जैसा है। पूर्णिमा ने कहा तो अभयंक के चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने पूर्णिमा के दोनों हाथों को थामा और कहा, इतने ऊपर मत बैठाइए मुझे कि अपनी जमीन ही भूल जाऊं। भगवान को भगवान ही रहने दीजिए। ऐसा दर्जा मत दीजिए मुझे कि कभी एक गलती भी माफ ना कर पाइए मेरी। मैं भी इंसान हूँ और इंसान ही रहने दीजिए मुझे। वैसे भी मैंने आपको दिया ही क्या है, ना ही कभी कुछ ऐसा किया आपके लिए। फिर आप मुझे एक अच्छा इंसान समझती हैं, वही काफ़ी है। अभयंक ने कहा तो पूर्णिमा मुस्कुराकर रह गई, पर उसने मन ही मन खुद से कहा, आपने मुझे क्या दिया है ये आप नहीं समझ सकते।
पर एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप क्या हैं मेरे लिए। कुछ देर वहां खामोशी छाई रही। तभी अभ्यंक ने कहा, छोड़िए ये सब। हम दोनों यहाँ कुछ अच्छे खुशहाल पल बिताने आए हैं, कुछ यादें संजोने आए हैं। तो इस तरह की इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी बातें करेंगे? पूर्णिमा ने जल्दबाजी में कहा। अभ्यंक उसके करीब आया और धीरे से बोला, प्यार भरी बातें, और बस प्यार की बातें। उसकी बातें सुनकर पूर्णिमा शर्मा गई। आय हाय, आपको पता है आपका ये शर्माना मुझे किस कदर पागल कर जाता है। क्या आप भी? पूर्णिमा कहकर वहां से उठकर जाने लगी। अभ्यंक उसके पीछे आया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आप इस तरह शर्माएंगी तो कैसे चलेगा? हमारी प्रेम की गाड़ी दौड़ने की बजाय तो पंचर हो जाएगी। पूर्णिमा अभी उसकी बाहों में शर्मा ही रही थी। देखिए, आप इस समय मेरी बाहों में हैं, फिर भी शर्मा रही हैं। मीडिया में होकर आप इतना शर्माती हैं। अभ्यंक ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया, फिर उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोला, क्या मतलब मीडिया में हूँ? मीडिया में हूँ तो क्या मुझे शर्म नहीं आती? क्या बेशर्म लगती हूँ मैं आपको? हाँ बोलिए। पूर्णिमा अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती जा रही थी और अभ्यंक उल्टे पर पीछे होता जा रहा था। ऐसे ही लेक का किनारा आया तो वह पीछे गिरने को हुआ कि पूर्णिमा ने जल्दी से उसे थाम लिया। फिर जोर लगाकर उसने अभ्यंक को अपनी ओर खींचा और जल्दी से उसके सीने से लग गई। हालांकि अभ्यंक इतना भी नहीं झुका था कि वह गिर जाए, पर पूर्णिमा को ऐसा लगा वह डर गई। इस समय वह अभ्यंक के सीने से लगी हुई थी। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर बंधे थे। पूर्णिमा इस वक्त कितनी डरी हुई थी, इस बात का अंदाजा अभ्यंक को उसकी धड़कनों से लग चुका था। अभ्यंक ने अपनी बाहें उस पर कस दी। कुछ समय बाद उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पूर्णिमा। पर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। अभ्यंक ने फिर से कहा, पूर्णिमा। इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। इस बार अभ्यंक को कुछ अजीब सा लगा तो उसने पूर्णिमा को खुद से अलग किया। खुद से अलग करते ही वह उसकी बाहों में झूल गई। लगभग आधे घंटे बाद पूर्णिमा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और अभ्यंक डॉक्टर के केबिन में उससे बातें कर रहा था। उन्हें किसी बात का स्ट्रेस है क्या? डॉक्टर ने अभ्यंक से पूछा। स्ट्रेस? नहीं तो। ऐसा लगता है वह काफी ज्यादा टेंशन में है। किसी तरह की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। किसी बात का डर उनके मन में इस तरह बैठ गया है कि उस डर से किसी सिचुएशन को रिलेट कर वह और भी ज्यादा डर गई हैं। ऊपर से काफी वीक हैं। लगता है कि आपकी वाइफ खाना पीना सही से नहीं खाती हैं, इसलिए बीपी भी काफी लो है उनका। आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई सीरियस बात तो नहीं? अभ्यंक ने थोड़ा परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बाकी कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर ने कहा। क्या मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ? अभ्यंक ने पूछा। ऑफ कोर्स, आप उन्हें ले जा सकते हैं। टेस्ट तो आप बाद में भी आकर करा सकते हैं। अभी उनके लिए खाने पीने का खास ख्याल रखिए। और हाँ, एक खास बात और। आपकी अभी नई नई शादी हुई है, पर आपकी वाइफ अभी काफ़ी वीक है। तो हो सके तो आप अभी बेबी प्लानिंग ना करें तो सही रहेगा। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू। इतना कहकर अभ्यंक डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। उसके बाद वह उस वार्ड में गया जहां पूर्णिमा को रखा गया था। उसने जाते ही उसे घूरा तो पूर्णिमा ने अपनी नजरें नीची कर ली। वहीं एक और खड़ी नर्स से अभ्यंक ने कहा, आप प्लीज इन्हें नीचे गाड़ी तक छोड़ देंगी? इतना कहकर उसने एक बार और पूर्णिमा को घूरा और बाहर निकल गया। पूर्णिमा ने मन में सोचा, ये मुझे इस तरह गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? वे सोच ही रही थी कि नर्स ने सब कुछ सेट किया और उसे व्हील चेयर पर बैठाकर नीचे लेकर आ गई। उसने उसे कार में बैठाया, फिर अभ्यंक ने कार आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते अभ्यंक का मुंह फूला हुआ रहा। पूर्णिमा ने कुछ कहना भी चाहा, पर अभ्यंक ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद उसने बिना कुछ कहे उसे कार से बाहर निकाला और गोद में उठाकर अंदर ले आया। उसने उसे सोफे पर बैठाया और सभी लोगों को आवाज देकर उसने बुलाया। क्या बात है, ऐसे क्यों बुला रहे हो? देविका जी ने आते ही पूछा। आइए बैठिए, फिर सुनाऊंगा आपको आपकी बहू की बहादुरी के किस्से। अभ्यंक ने उसे फिर से घूरा। क्यों? क्या क्या मेरी बहू ने? देविका जी ने पूछा। आप खुद बताएंगे अपनी जुबानी या मैं ही सुना दूं आपकी कहानी? अभ्यंक ने फिर से उसे घूरते हुए तंज कसा। अब बताएगा अभी या सिर्फ उसे घूरता ही रहेगा? देविका जी ने प्यार से पूर्णिमा के सिर सहलाते हुए कहा। आपकी ये लाडली बहू बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूं इन्हें। अभ्यंक ने थोड़े गुस्से में कहा। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ?
देविका जी ने खुश होते हुए कहा। अभ्यंक ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन बोला, यहाँ अब तक सुहाग रात नहीं हुई और इन सबको बच्चे की पड़ी है। आप कोई दादी नहीं बनने वाली माँ। इनका बीपी लो हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि खाना पीना सही से नहीं खा रही हैं। क्या कहा? पूर्णिमा, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? देविका जी ने उसे डांटते हुए कहा। अच्छा, फिलहाल ये सब छोड़ो और इसे कमरे में ले जाकर लेटा दो। अंशिका ने शांति से कहा तो अभ्यंक ने अब कोई बहस ना करते हुए उसे लेकर अपने साथ अपने कमरे में चला गया। उसने उसे ले जाकर बिस्तर पर बैठाया और वहां से जाने लगा कि पूर्णिमा ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। क्या बात है? छोड़िए मेरा हाथ। अभ्यंक ने उसे हल्के से झिड़का। इधर आइए। पूर्णिमा ने इतने प्यार से कहा कि अभ्यंक की ओर से ना करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों परेशान है इतना? कोई बात है क्या? प्लीज बताइए ना। अभ्यंक के लिए ना कह पाना मुश्किल है। मैं परेशान हूँ आपके लिए। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस अपनी मनमानी कीजिए। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ना आपके प्रेम के काबिल, ना ही इस काबिल कि आप मुझसे अपने मन की बात कह सकें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है? पूर्णिमा ने अपनी सफाई में कहा। ऐसा ही है, तभी तो आप स्ट्रेस में हैं। खाना सही से नहीं खा पा रही हैं, फिर भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा ने अपनी नजरें नीची कर ली। पता है आपको डॉक्टर ने क्या कहा? अभ्यंक ने अपनी गहरी नजर उस पर डालते हुए कहा तो पूर्णिमा ने ना में गर्दन हिलाया। आपको कैसे पता होगा? आपको तो देश दुनिया का सब पता होगा, पर अपने पति का दिल का हाल वे कैसे पता होगा? पूर्णिमा ने इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर ने कहा है कि आप कमजोर हैं और ऐसे में हमें बेबी प्लानिंग का नहीं सोचना चाहिए। अभ्यंक ने जैसे ही ये कहा, पूर्णिमा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अभ्यंक ने अपनी तर्जनी उंगली मोड़कर उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसे हल्का सा ऊपर उठाया, पर पूर्णिमा की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। आपने अब तक मुझसे ये नहीं कहा कि आपको भी मुझसे प्रेम है, पर मैं जानता हूँ, मैंने महसूस किया है आपके प्रेम को। लेकिन मैंने तो आपसे अपना प्रेम कई बार जताया भी है, बातों से भी और होठों से भी। फिर भी हमारे बीच दूरियां है। क्यों है ये दूरियां? क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि हमारे बीच की दूरियां मिट जाए? बोलिए। अभय की आवाज में एक कशिश थी, एक डर था, एक खिंचाव भी। पूर्णिमा अब भी अपनी नजरें नीचे किए उसकी बातें सुन रही थी। जानता हूँ, आप आज भी कुछ नहीं कहेंगी। अभय ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, आप आराम कीजिए, तब तक मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर वह उठने लगा कि पूर्णिमा ने उसका हाथ थाम उसे उठने नहीं दिया। अपनी कहकर जा रहे हैं, बिना मेरी सुने? पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक उसकी आंखों में देखने लगा, फिर बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। पूर्णिमा थोड़ा सा आगे खिसक कर उसके सीने से लग गई। अभ्यंक ने भी अपनी बाहों के घेरे में उसे ले लिया। जब आप लेक की तरफ झुक गए थे, तब मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती। सांसें रुक गई थी मेरी कुछ पल के लिए। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। आपसे मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे भी आपसे वैसा ही इश्क है जैसा आपको है, पर आप नहीं जानते आपकी अहमियत क्या है मेरे जीवन में। फिर उससे अलग होकर पूर्णिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये इतना खास क्यों होता है? ये अब पता चला। रही बात हमारे रिश्ते की और उसे आगे बढ़ाने की, तो मैंने आपको कभी नहीं रोका। हाँ, मैंने अपनी इच्छा और सहमति नहीं जताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच की दूरियां दूरियां ना मिटे। पूर्णिमा ने कहा तो शर्म से अपनी पलकें झुका ली। वहीं अभय के चेहरे पर उसे देख स्माइल आ गई। इस तरह का इजहार सिर्फ आप ही कर सकती हैं, अभ्यंक ने कहा और प्यार से उसकी नाक को पकड़कर खींच लिया। अभ्यंक ने उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया तो दोनों सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिए। इधर आज आधार ने अपनी नजर कशिश पर बनाई हुई थी। कशिश आज जैसे ही उसे बिना बताए जाने के लिए बाहर निकलने वाली थी, आधार आकर उसके गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। वे उसे घूरने लगा और घूरते हुए बोला, मिस सिन्हा, अभी मेरे केबिन में आइए। कशिश ने उसे देखा, फिर अपने आसपास देखा। वहां के सारे एम्प्लॉय उसे ही देख रहे थे। मिस सिन्हा, मैंने कुछ कहा है आपसे? आधार की आवाज फिर से आई तो कशिश ने उसे गुस्से से घुरकर देखा। आधार के जाने के बाद कशिश भी उसके पीछे जाने को आई कि पीछे से कुछ लोगों की दबी दबी सी आवाज आई।
कशिश के कदम एक पल को रुके, फिर वह आधार की केबिन की ओर बढ़ गई। मैं कम इन सर? कशिश ने डोर नॉक करते हुए कहा। आधार, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, वह कुछ कदम आगे आकर कशिश की कलाई थाम कर उसे अंदर खींचकर डोर लॉक कर दिया। ये क्या तरीका है? कशिश ने आधार का हाथ झटक कर अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा। तरीका? मेरा तरीका पूछ रही हो? और तुम्हारे खुद के तरीके का क्या? हाँ, आधार ने भी गुस्से से कहा। मैंने क्या किया? कशिश ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। कितनी मासूम बन रही हो ना। मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम कहती हो कि तुमने क्या किया? आधार ने इस बार भी गुस्से से कहा। क्यों करते हैं मुझे कॉल? क्यों करते हैं मेरा इंतजार? मैं आपके ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। जैसे सब हैं वैसे हूँ मैं। सबसे तो नहीं करते आप बात? नहीं करते हैं ना सबका इंतजार? फिर मेरा क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब है मेरे पास, और मैं भी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। पर मुझे पहले ये जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मुझे इग्नोर? मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही। बस एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच जो लिमिटेशन होते हैं उन्हें मेंटेन कर रही हूँ। ओहो, तो तुम्हें अचानक से कैसे लगने लगा कि तुम्हें बॉस और एम्प्लॉय के बीच की दूरी को मेंटेन करना चाहिए? आधार ने पूछा तो कशिश ने अपनी नजरें फेर ली। बोलो, आधार ने फिर से उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है कब और कैसे लगा? लगना था तो लग गया। कशिश ने उसे देखते हुए जवाब दिया। फर्क पड़ता है मुझे, फर्क पड़ता है। आधार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो अगर आपका काम हो गया हो तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? आधार आगे कुछ कहने ही वाला था कि कशिश ने उसकी बात काटते हुए कहा। गो, जाओ यहाँ से। आधार ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा। कशिश ने उसे एक नज़र देखा और उसके केबिन से बाहर निकल गई। आधार दूसरी तरफ घूमकर खड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही लड़ रहा हो। पूर्णिमा आज अभ्यंग की बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसकी नींद खुली, गला सूख रहा था। उसने अपने ऊपर से धीरे से अभ्यंग का हाथ हटाया और उठकर साइड टेबल से लेकर पानी पीने लगी। अचानक ही पानी पीते पीते उसे अपने फोन का ध्यान आया, जिसे वह अब तक अभ्यंग के साथ के आगे पूरी तरह भूल चुकी थी। उसने गिलास को वापस टेबल पर रखा और डिम लाइट में ही अपनी नजरें घुमाकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसने देखा उसका फोन अभ्यंग के फोन के साथ वहीं टेबल पर एक तरफ रखा था। वह लगभग भागकर फोन के पास गई और उसे उठाकर देखा तो फोन बंद पड़ा था। उसे याद आया कि शाम को ही अभ्यंक ने उसका फोन बंद कर दिया था। उसने अपना फोन ऑन किया तो एक के बाद एक नोटिफिकेशन उस पर आने लगे। उसमें से एक नोटिफिकेशन पर जब उसकी नज़र पड़ी तो आंखों में डर उतर आया। वह अपना फोन लिए खड़ी डर से कांप रही थी। वह नोटिफिकेशन किसी के मैसेज का था, जिसमें पूर्णिमा की आज की एक फोटो थी, हॉस्पिटल की, जिसमें वह अपनी आंखें बंद किए हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उस फोटो के साथ कुछ मैसेज भी था। हाय जान, कैसी हो? आज भी होश हो गई थी। बड़ी कोमल और नाजुक सी हो, तभी तो तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। पर तुम हो कि मानती नहीं। खैर, तुम्हें पाने का हक सबसे पहले सिर्फ मेरा है। देख रहा हूँ आजकल अपने पति से नज़दीकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। कहा था ना दूर रहना उससे, पर तुम्हें तो जैसे मेरी बात सुनाई ही नहीं देती है। इसलिए अब तो मैंने इसका इंतज़ाम खुद कर लिया है। अब तो कुछ दिनों तक तुम चाहोगी फिर भी वह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। बेचारा प्यार जो करता है तुमसे, तुम्हें तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर की बात मानने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मैसेज पढ़ते ही पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। डर से हाथ पांव कांप उठे। वह थम से वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने आंसू पोंछने लगी। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहते हो? और मैसेज उसी फ़ोन नंबर पर सेंड कर दिया। मैसेज सेंड करने के कुछ सेकंड बाद ही उस मैसेज को सीन किया गया और फिर तुरंत ही रिप्लाई भी आया। मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्या चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी एक रात, बस एक रात के लिए मेरी हो जाओ। नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे पति के साथ क्या कर सकता हूँ। बर्बाद कर दूंगा उसे, उसके सारे बिजनेस को तबाह कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ जल्दी मुलाकात होगी और फिर हम दोनों के मिलन की रात हो गई।
पूर्णिमा का रोना और तेज हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर अभ्यंग पर पड़ी, जो गहरी नींद में सो रहा था। वे चुप हुई ये सोचकर कि कहीं अभ्यंग की नींद न खुल जाए। वे उठी, यूं ही अपनी आंखें बंद कर उसके प्रेम की गर्माहट को महसूस करती रही। सोना नहीं है? जब पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा तो वे फिर से बोला, पूर्णिमा। पूर्णिमा तो उसे महसूस कर रही थी। वे रुका, क्योंकि अपनी उंगलियों पर पूर्णिमा की उंगलियों की पकड़ को कसता हुआ महसूस किया उसने। एक नज़र पूर्णिमा को देखकर वे भी बहकने सा लगा। उसने पूर्णिमा को अपनी ओर घुमाया तो पूर्णिमा ने अपनी आंखें खोली। दोनों की नजरें मिली। आज दोनों की निगाहों में एक दूसरे को पाने की चाहत नजर आ रही थी। अभयंग की निगाहें पूर्णिमा के अधों पर जा टिकी तो उसकी निगाहों को अपने अधों पर महसूस कर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वे एक मौन स्वीकृति थी आगे बढ़ने की। अभयंग ने भी उस स्वीकृति को स्वीकार कर अपने अधरों में उसके अधरों को कैद कर लिया। रात का समय, चांदनी रात, ऊपर से दो दिलों में उमड़ते चाहत के एहसास, रुकना कहाँ मुमकिन था। चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी और नीचे दो प्रेम के पंछी अपनी प्रेम किरणा में मग्न थे। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। पूर्णिमा की आंखों में चाहत कुछ और थी, शायद उससे भी आगे बढ़ने की। अभ्यंक ने समझा था, इसलिए वह उससे अलग हुआ और उसका हाथ थामे बोला, चलिए अंदर सो जाइए अब। पूर्णिमा ने नाम में गर्दन हिलाई और अपनी आंखें बंद कर ली। आज नहीं अभ्यंक जी, आज नहीं रुकना मुझे। आज बस आपकी होना चाहती हूँ मैं, पूर्ण रूप से सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी बंद पलकों से आंसू की दो बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई। अभ्यंक उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वे इंतजार कर रही थी अभ्यंक के आगे बढ़ने का, पर जब उसे एहसास हुआ कि अभ्यंक आगे नहीं बढ़ रहा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा अभ्यंक उसे ही देख रहा है। पूर्णिमा ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। अभ्यंक ने अपनी उंगलियों से उसकी आंखों से बह चुके आंसुओं को पोंछा और उसके थोड़ा सा और करीब आकर बोला, कुछ बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? अभ्यंक ने जब उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया तो पूर्णिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बोलिए पूर्णिमा, क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? अभ्यंक ने फिर से कहा तो पूर्णिमा ने अपनी नजरें फेर ली और वैसे ही अपनी गर्दन को नामे हिला दिया। अभ्यंक अभी भी अपनी गहरी नजरों और पारखी नजरों से उसे देख रहा था, जिससे पूर्णिमा असहज होने लगी। उसने उसे वैसे ही देखते हुए फिर से कहा, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं हूँ आपकी बातों को सुनने के लिए भी, समझने के लिए भी, और ज़रूरत पड़ी तो औरों को समझाने के लिए भी। पूर्णिमा ने उसके चेहरे को सख्त होते भाव को देखा। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। पूर्णिमा ने पीछे घूमते हुए कहा, बताओ ऐसा क्यों लग रहा है। अभ्यंक ने पूर्णिमा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तो सुनिए, आप जो ये अपनी नजरें चुराकर बात कर रही हैं ना आजकल मुझसे, ये मेरी पूर्णिमा नहीं कर सकती। बात बात पर डर जाना, चौंक जाना, किसी सवाल पर चुप हो जाना, ये मेरी पूर्णिमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे चुना ही था। उसकी निर्भीकता को देखकर, उसके जवाब देने के अंदाज को देखकर। पर आजकल जो ये मेरे साथ रह रही हैं, कमजोर सी लड़की, ये मेरी पूर्णिमा हो ही नहीं सकती। वे तो बेबाक है, निर्भीक है, गलत को गलत और सही को सही कहना जानती हैं, उससे लड़ना जानती हैं, उसे जूझना जानती हैं। उसे अपनी लड़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह तो दूसरों के लिए उनके जीने का सहारा है। बस यही फर्क नजर आता है मुझे आप में और मेरे पहले की पूर्णिमा में। इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा चुप रही। अभ्यंक ने उस पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा, देखिए, अभी चुप हैं आप। फिर उसने उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं नहीं जानता कि क्या बात है, किस परेशानी से जूझ रही हैं आप, पर मुझे यकीन है कि आप किसी परेशानी में हैं। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे अपनी परेशानी बताइए और मैं सब ठीक कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपके साथ जो भी परेशानी है, उससे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। आप लड़िए, क्योंकि आप लड़ सकती हैं। गलत चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर सत्य के आगे
उसकी शक्ति क्षीण पड़ ही जाती है। अगर कोई आपके काम के लिए आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे इस तरह परेशान कीजिए कि वह जीवन भर उससे निकल ना पाए। अगर किसी की गंदी निगाहें आपकी अस्मिता पर है तो उसे नोच डालिए उन निगाहों को, क्योंकि आपकी अस्मिता, आपकी गरिमा से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी कमजोरी का फायदा लोग तब उठाएंगे जब तक आप खुद को कमजोर दिखाएंगी। और मैं जानता हूँ मेरी पूर्णिमा कमजोर नहीं है। कोई इसकी तरफ आंख उठाए तो वह उसका मुंह तोड़ सकती है। और इतना याद रखिए हमेशा कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सारी दुनिया आपके विरुद्ध हो सकती है पर मैं नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर पल, हर दम। और अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आई लव यू, आई लव यू सो मच। इतना कहकर उसने पूर्णिमा को अपने सीने से लगा लिया। पूर्णिमा की आंखें नम थी और मन में एक गर्व भी कि अभयंक उससे मिला उसके जीवन साथी के रूप में। उसे आज गर्व हो रहा था अपने भाग्य पर। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर कुछ देर बाद दोनों सोने चले गए। अब पूर्णिमा अभयंक की बाहों में सुकून से सो रही थी और उसके चेहरे पर सुकून देख अभयंक की आंखों में भी आराम उतर आया और वे भी उसे यूं ही बाहों में भरकर सो गया।